मेरा नाम राहुल सिवहरे और आज हम लोग जीओसी का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट बॉन्ड फिशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ बॉन्ड जो बनते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बॉन्ड। अब उन बॉन्ड को जब हम लोग तोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड या फिर बोलेंगे बॉन्ड फिशन, यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड फिशन। अब बॉन्ड फिशन दो टाइप से पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे हम लोग होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमोलाइटिक बॉन्ड का मतलब होता है कि अगर सपोज करिए हमारे पास एक बॉन्ड है बिटवीन ए एंड ए, इक्वली शेयरिंग से बॉन्ड बन रखा है, कोवैलेंट बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऑक्टेट दोनों के कंप्लीट है। और सपोज करिए कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे आउटर इलेक्ट्रॉन के जिन्होंने शेयर कर रखे थे, अब जब बॉन्ड तोड़ने की बात आई तो उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस मांगा, यानी कि जब बॉन्ड टूटेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉन्ड का तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। मींस अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली आ रहा है उसको बोलेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। और अगर इसमें ऐसा हो जाता कि बॉन्ड बनता बिटवीन ए एंड बी एंड बोथ आर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए एंड बी, सपोज बी इज मोर नेगेटिव इन कंपेरिजन टू ए, बी इज मोर नेगेटिव in comparison to A, both shared pair electrons shift towards B and formation of A positive and B negative। अगर इस A की जगह पर कार्बन रख दें हम और इस B की जगह पर कार्बन रख दें तो उसको बोलेंगे हम लोग कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अगर इस ए की जगह पे कार्बन आ जाए और अगर इस बी की जगह पे कार्बन आ जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, इस टाइप से। अच्छा, ये जो बॉन्ड फिशन हो रहा है होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक, और इसमें जो बन रहे हमारे, अगर हमने होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन किया है तो यहां पर बनता है ए डॉट, और इस ए डॉट को हम लोग नाम देते हैं फ्री रेडिकल। इसको हम लोग नाम देते हैं फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन या कार्ब एनायन ये सब है क्या? ये सब रिएक्शन के दौरान बनने वाले इंटरमीडिएट हैं। वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के बनने के पहले की जो कंडीशन है उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। बहुत थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्ब एनायंस, कार्बीन्स, बेंजीन, नाइट्रीन्स एक्सेट्रा, सारे के सारे बनते हैं। अब कैसे डिसाइड होगा कि फिजन होमोलाइटिक है कि हेट्रोलाइटिक है? चलिए देखते हैं, आइए। सपोज करिए अगर हम कंडीशन की बात करते हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास कि हम बात कर सकें कि जो फिजन होगा वो होमोलाइटिक होगा, तो कंडीशन जो होती है उसका निमोनिक है हेल्पर, H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट, या तो लाइट बोलेगा एग्जामिनर या बोलेगा सनलाइट या बोलेगा फोटोन, H न्यू, ऐसा कुछ लिख के देगा।
तो समझ जाना वहां पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होना है। उसके बाद अपना P फॉर पेरोक्साइड होता है। अगर रिएक्शन में पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया गया है, अगर रिएक्शन में पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे और वहां पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन आएगा। और पेरोक्साइड में मोस्टली हमको मिलेगा देखने को बेंजोइल पेरोक्साइड। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ई साइलेंट होता हमारा और आर का मतलब होता है रेडिकल। अगर रिएक्शन में किसी फ्री रेडिकल को इंट्रोड्यूस करा दिया हमने तो उस रिएक्शन में डेफिनेटली है, गारंटी है इस बात की कि वहां पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन ही होगा। या रिएक्शन के किसी पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बन गया तो अगले स्टेप में भी फ्री रेडिकल ही बनेगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन, अभी आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन तब बताएंगे हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन, तो वहां पर पहले स्टेप में ही फ्री रेडिकल बन जाता है तो आगे भी सारे फ्री रेडिकल ही जनरेट होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर है तो वो फ्री रेडिकल जनरेट करती है। और फ्री रेडिकल हमारा जो होता है वो एक रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। ठीक, अच्छा, कंडीशन क्या है? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट कहेगा, सनलाइट कहेगा, पेरोक्साइड बोलेगा या रेडिकल बोलेगा, इनमें से कोई भी कंडीशन आती है तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा और फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन जो होगा हमारा, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी सॉल्वेंट की। इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी हमें सॉल्वेंट की। अब सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक भी होता है और पोलर एप्रोटिक भी होता है। तो मोस्टली हम लोग देखेंगे कि जब इस्तेमाल करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म तो बात करेंगे SN1, E1, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, इन सब में जब बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट भी मोस्टली हम लोग पोलर प्रोटिक ही यूज करेंगे। और जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो हमारे बन के आएंगे कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन। ये दो टाइप के इंटरमीडिएट हो गए। तीसरा हमारा हो गया ए। अब हम लोग बात करेंगे कि फ्री रेडिकल के फीचर क्या क्या होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विच वन इज करेक्ट अबाउट फ्री रेडिकल या विच वन इज करेक्ट अबाउट कार्बोकैटायन, तो हम लोग बात करते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। अब चलिए अब हम लोग बात करेंगे फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल, चलिए अब सपोज करिए हमने आपके सामने एक कंपाउंड लिया, वो कंपाउंड लिया हमने Cl2 मॉलिक्यूल, और इस Cl2 मॉलिक्यूल को हमने सनलाइट का यूज करके इसको होमोलिटिकली टूटा। और जब ये होमोलिटिकली तोड़ेंगे इसको हम, तो अभी जो ऑक्टेट कंप्लीट था अब वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। और अभी जो 8 इलेक्ट्रॉन थे इनके पास, देखिए कैसे, ऐसे। एक Cl के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, दूसरे के पास भी 7। जब इन्होंने बॉन्डिंग की तो ऑक्टेट कंप्लीट किया। अब जब बॉन्ड टूटेगा तो इक्वली इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जनरेट होगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। ऐसे ही अगला एग्जांपल हम देख सकते हैं। सपोज करिए हमने लिया CH4 इस टाइप से, और जब हमने CH4 लिया और अगर इसका बॉन्ड फिजन हमने कराया होमोलिटिकली, इसको बोलते हैं फिश कर्व्ड एरो। फिश कर्व्ड एरो। अगर इसको हमने तोड़ा तो टूटने पर हमको मिलेगा यहां पर CH3 डॉट और साथ में H डॉट, इस टाइप से। अब जैसे हमें मिला CH3 डॉट, इसको हमने नाम दिया क्लोरीन फ्री रेडिकल और इसको नाम दिया मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर? ठीक।
सपोज करिए हमने एक और बनाया, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। और अगर यहां पर हमने कराया होमोलिटिकली फिजन तो ये टूट के हमको देगा CH2 डॉट, और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यू टू रेजोनेंस। जब हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में तो हम लोग सीखेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उस सब हम बातें बाद में करेंगे। तो अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी नॉन रेजोनेटिंग कंपाउंड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक, इसको बोला बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब हम लोग बात करेंगे कि फीचर क्या क्या है। तो अगर हम लोग सपोज करिए इसको लेके आते हैं CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल को, मिथाइल फ्री रेडिकल को चलिए देखते हैं। आइए, हमने सपोज करिए लिया CH3 डॉट इस टाइप से। अब जब CH3 हमने डॉट लिया ए, जब इसकी हाइब्रिड स्टेट आप काउंट करोगे तो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3। देखिए ऐसे CH H H डॉट। कार्बन के पास टोटल 4 ऑर्बिटल हैं जिसमें से 3 ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए और एक ऑर्बिटल जो कि पार्शियली फिल्ड है जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। sp3 स्टेट है, हाइब्रिड स्टेट sp3, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े होंगे। और जब हाइब्रिड स्टेट sp2 बॉन्ड एंगल 120, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और चौथा इसके पास जो होगा एक ऑर्बिटल, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसके बैकेंड में होगा। और जब हम लोग हाइब्रिड स्टेट देखते हैं तो उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करते हैं, लेकिन जब हम शेप बताते हैं, ज्योमेट्री बताते हैं, तब कहानी अलग होती है, जो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे मिथाइल फ्री रेडिकल पर। तो मिथाइल फ्री रेडिकल जो आपके सामने हमने बना रखा है sp2 बॉन्ड एंगल 120, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप। अब अगर हम देखें तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 2 एंड 1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो अगर हम इसको इसकी फीचर की बात करेंगे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो पहली प्रॉपर्टीज में आएगी अपनी पहली प्रॉपर्टी आएगी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 7 इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 अनपेयर होता है। 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 अनपेयर होता है। अच्छा, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो अगला पॉइंट हमारा कहता है कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्वेश्चन पूछेगा विच वन इंटरमीडिएट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उसमें अपना एक फ्री रेडिकल भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अच्छा, जितनी भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं वो सब इलेक्ट्रॉन चाहती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि फ्री रेडिकल हमारे जो होंगे वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। फ्री रेडिकल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। नीड है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की,
और जब एक इलेक्ट्रॉन की नीड है तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? ठीक। अगला पॉइंट हमारा आएगा इसमें, अब टोटल नंबर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से, इसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन के होने से हमारा जो फ्री रेडिकल होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेट मतलब होता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है, पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वही हमें देता है कलर, कलर इंपार्टिंग नेचर ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कलर इंपार्टिंग नेचर ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक। अगला बात देखो, तो पहला पॉइंट 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और उसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कलर इंपार्टिंग नेचर है और पैरामैग्नेटिक नेचर है। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की नेचर रखता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे लुईस एसिड के बारे में। तो लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए फ्री रेडिकल को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल तो कहेंगे लेकिन लुईस एसिड नहीं कहेंगे, क्योंकि लुईस एसिड मतलब होता है पूरा का पूरा एक पेयर गेन करने वाला। इसके पास पेयर की कैपेसिटी नहीं है, इसको सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल में। ठीक, चलिए, ये तो हुआ हमारा प्रॉपर्टीज बेसिक। अब फ्री रेडिकल हमारे बनते कौन कौन सी रिएक्शन में हैं वो देखेंगे हम लोग। तो जब हम लोग बात करेंगे फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल जो हमारा सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलती है हमको एल्केन के अंदर। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, बुर्च रिएक्शन, कोलवेस इलेक्ट्रोलाइसिस, इन सब रिएक्शन में हमको मिलता है क्या देखने को? फ्री रेडिकल। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन है, हेलोजनेशन है, सल्फोनेशन है, ये सब। ऐसे ही वुर्च रिएक्शन मिलेगी हमको देखने को, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस देखने को मिलेगी हमको। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, एल्कीन में पढ़ने को मिलेगा हमको। हम लोग बोलेंगे परऑक्साइड इफेक्ट, जो कि हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन में। एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr। तो जो एडिशन ऑफ HBr हम लोग पढ़ेंगे वो परऑक्साइड इफेक्ट होता है, फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। तो इन जगह पर मोस्टली हमको देखने को मिलेगा फ्री रेडिकल। क्लियर? अच्छा, अब इसका एक बेसिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जो हम अभी जानेंगे, और इसके क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग हाइपर और मीजोमेरिक के पढ़ने के बाद ही कर पाएंगे। तो अभी एक बेसिक ऑर्डर है जो कि बुक्स में जनरली दिया होता है, और हम लोग उस ऑर्डर की बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर, हमने इसे बताया कि सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई कंपाउंड है तो वो होता है आपका रेजोनेटिंग कंपाउंड। पहला एग्जांपल है जो आपके सामने ले रहे हैं हम,
इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल। 3 बेंजीन रिंग के साथ बना हुआ है और सबसे ज्यादा स्टेबल होने का इसका एक रीजन है कि इसके पास 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो पहला हुआ हमारा, इससे जो कम होगा थोड़ा सा बाइफिनाइल। इसके बाद जो हमारा आएगा इसको बोलते हैं बेंजाइलिक फ्री रेडिकल और इस बेंजाइलिक फ्री रेडिकल के बाद बेंजाइलिक के बाद एलाइलिक, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। अगर इस पर डॉट लगा तो एलाइल फ्री रेडिकल, प्लस लगा देंगे तो एलाइल कार्बोकैटायन, माइनस लगा देंगे तो एलाइल कार्बेनाइन, और अगर OH लगा देंगे तो एलाइल एल्कोहल, हाइड्रोजन लगा देंगे तो एलाइल हैलाइड। इसको बोलते हैं एलाइलिक कंडीशन। ठीक, चलो एलाइल के बाद आता हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, इस टाइप से 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। इसके बाद आएगा हमारे पास 2 डिग्री का एल्काइल ग्रुप। इसके बाद हम लेंगे 1 डिग्री का और इसके बाद हम लेंगे मिथाइल। ये होता है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए बेंजाइलिक, ट्राइफिनाइल, बाइफिनाइल इस सब के सब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। देन आफ्टर बेंजाइलिक, एलाइलिक 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, where R equal to मिथाइल, R equal to मिथाइल। ये हमारा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ, जनरल ऑर्डर है, बुक्स में मिल जाता है जनरली आपको देखने को। और बिनाइलिक मिथाइल से भी पीछे आता है। बिनाइलिक की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है जो मिथाइल से भी पीछे आता है। तो ये ओवरऑल हमने बात की अपनी फ्री रेडिकल के बारे में। और अब फ्री रेडिकल के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं अपना हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में हम लोग बात कर चुके हैं पहले कि देखें हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में बात की हमने कि सॉल्वेंट आएगा और सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हमारे पास हमको 2 मिलेंगे इंटरमीडिएट। एक मिलेगा कार्बोकैटायन और दूसरा मिलेगा कार्ब एनायन। पहला मिलेगा कौन सा, कार्बोकैटायन, और दूसरा कौन सा मिल सकता है, कार्ब एनायन। तो जब रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों का जिक्र होगा हमारे पास, इन दोनों का। अब हम बात करने जा रहे हैं अगला टॉपिक अपना कार्बोकैटायन के बारे में। चलिए अगला टॉपिक हमारा आने वाला है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के बाद बनेगा। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन जो हमारा होता है वो सॉल्वेंट के प्रेजेंट में होता है। जैसे सपोज करिए हमने एक एग्जांपल ले लिया हम आपके सामने, हमने आपके सामने एक एल्कीन ली है और इस एल्कीन को हम लोग एसिडिक मीडियम में ले गए
वाटर का एडिशन कराने के लिए, तो सबसे पहले हमारा एक बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड तोड़ना कैसे, समझिए। हमको कोशिश करनी है कि स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। सपोज करिए दो पॉसिबिलिटी है कि इस पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट करवा दे ऐसे, जैसे इस पे नेगेटिव आएगा और वाटर क्या देता है हमको H प्लस OH माइनस, जैसे ही नेगेटिव आया वैसे ही H प्लस पकड़ लिया इसको, और वैसे ही H प्लस पकड़ेगा तो बन जाएगा CH3 और हमको मिलेगा ऐसे CH3 CH पॉजिटिव और CH3। एक तो में ये मिला पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, देखें, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पाई बॉन्ड को हम ऐसे शिफ्ट ना करवा के हम इसको ऐसे शिफ्ट करवा दें, मान लो। और अगर इसको ऐसे शिफ्ट करा दिया हमने तो उस पर नेगेटिव बनेगा, और जैसे ही नेगेटिव बनेगा वैसे ही इसको H प्लस मिल जाएगा, और जब इसको H प्लस मिलेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 प्लस चार्ज। ये हमारे कार्बोकैटायन ऐसे बनते हैं। अब बनाना कौन सा है ये हम बात की बात समझेंगे, अब इसमें जब आगे देखेंगे तब समझेंगे आप कि कौन सा बनना है कौन सा नहीं बनना है, कौन स्टेबल और कौन लीस्ट स्टेबल है। तो इस टाइप से हम लोग बात करते हैं कार्बोकैटायन की। इतना आप समझे, ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी में। चलिए अब हम लोग देखेंगे कार्बोकैटायन जो है हमारा, सपोज करिए हमने लिया है CH3 Cl, कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम जानते हैं इस बात को क्लोरीन मोस्ट नेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा दिया जाएगा Cl की तरफ। और जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे Cl की तरफ तो हमको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है CH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ए। अभी जो बनके हमारे पास आया इसको हम लोग नाम देंगे मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। क्लियर, ठीक। अब मिथाइल कार्बोकैटायन जो बना इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। पहले हम, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड पेयर है, पहला, दूसरा और तीसरा, और सारे के सारे ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड कंडीशन में है। sp2 हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड। और इसके पास आप देख रहे होंगे कि एक बैकेंड p ऑर्बिटल जा रहा होगा। इसके पास क्या जा रहा है, एक बैकेंड p ऑर्बिटल जा रहा होगा। तो कार्बोकैटायन जो होते हैं हमारे पास, इनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहा है आपको, 6। तो कार्बोकैटायन 6 इलेक्ट्रॉन इवन। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं तो हम कह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ 3 बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर मींस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर, और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो कि अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, और डायामैग्नेटिक मतलब जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपेल होंगे इन मैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक। और इसी वजह से एक कलरलेस होंगे, कलरलेस होंगे। अगली बात हम लोग करेंगे, अब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो एक काम करेगा एज a इलेक्ट्रोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसीज और मॉलिक्यूल, जिसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की नीड है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर, ठीक। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे हम लोग,
अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल और स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा हो तो उसको बोलते हैं लुईस एसिड। खाली प्लस को देख के नहीं कह सकते हम लोग, प्लस चार्ज होगा कभी कभी लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल या ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वैकेंट ऑर्बिटल लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और ऐसी स्पीसीज लुईस एसिड कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्लियर हुआ? ठीक। अब इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, मींस sp2 हाइब्रिड कंडीशन है, और जब भी sp2 आएगी 120 बॉन्ड एंगल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर्स का शेप आएगा। तो कार्बोकैटायन जो हमारा है 3 बॉन्ड पेयर, एक कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ है, और इस कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल में वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को पेयर को जब वो आएगा तो काम करेगा एज अ लुईस एसिड, और जब इलेक्ट्रॉन का पेयर लेगा तो लुईस एसिड हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक। ड्यू टू 3 बॉन्ड पेयर, एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर, सो डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस इन नेचर। बेसिक प्रॉपर्टी थी कार्बोकैटायन की। अब कार्बोकैटायन हमारा बनता कहां है? तो कार्बोकैटायन हमारा जो है वो कहां कहां बनता है, आइए देखते हैं। कार्बोकैटायन हमारा कहां कहां बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा हमारा एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। जब हम लोग एल्कीन की एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जब हम लोग एल्कीन की एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कार्बोकैटायन का वहां फॉर्मेशन होता है, पहला। दूसरा हम देखेंगे इसमें SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, जहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहा है। और तीसरा होता हमारे पास इवन रिएक्शन, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। इन दोनों ही रिएक्शंस को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे, इवन तीसरी वाली भी। इस सब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे और कुछ चैप्टर्स जो आगे होंगे वहां देखेंगे। तो 3 एग्जाम्पल हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जहां पर हम लोग वाटर का एडिशन, HBr का एडिशन, HCl का एडिशन, HOCl का एडिशन, तमाम सारे एडिशन पढ़ेंगे हम लोग। एल्कीन की एडिशन प्रॉपर्टी है जहां बनेंगे कार्बोकैटायन, फिर SN1 और E1, और दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक SN1 और E1 कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि हमने देखा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सेम वैसे ही हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करेंगे एक बार। आइए देखते हैं। ये सब डेटा है, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा याद करेंगे। स्टेबिलिटी, जैसा कि हमने जिक्र किया है कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो रेजोनेटिंग कंपाउंड होता है आपका। ये रहा पहला आपका, पहला कंपाउंड आपका जो रहा वो ट्राइफिनाइल
ऐसे मोस्ट स्टेबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद अब फ्री रेडिकल में इसके बाद बेंजाइलिक था, लेकिन एक्सेप्शनली जब हम बात करेंगे कार्बोकैटायन की तो बेंजाइलिक पीछे हो जाएगा और जो एल्काइल 3 डिग्री था उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है एक्सपेरिमेंटली। तो अब हमारे पास आ जाएगा 3 डिग्री, अब आएगा हमारा बेंजाइलिक, इसके बाद एलाइलिक, और एलाइलिक के बाद अब हमारा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल। ये होता है हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और इन सबसे भी ऊपर, जैसा कि हमने अभी कहा कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड आपका रेजोनेटिंग कंपाउंड होता है, लेकिन इस रेजोनेंस से भी ऊपर एक और आता है डांसिंग रेजोनेंस, और उस डांसिंग रेजोनेंस की स्टेबिलिटी इन रेजोनेटिंग से भी ऊपर आ जाती है। तो ये डेटा है। इसको बोलते हैं साइकिल प्रोफाइल, और डांसिंग रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इनसे भी ज्यादा होती है। ये रहा, और इसके बाद ए ऐसा। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा माना जाएगा हमारा? दिस। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, कार्बोकैटायन का। तो ये डेटा है पूरा, आपको जनरली किताबों में देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग याद ही करेंगे ताकि पेपर में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन दिखता है तो हमें लॉजिक लगाना ना पड़े, हम डायरेक्ट कर सकें। बाकी और क्वेश्चन जो बनेंगे स्टेबिलिटी के, वो सब हमने कहा है कि जब मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेंगे तब हम लोग उसका जिक्र करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे फिर से आके एक बार। चलिए, अब कार्बोकैटायन के बाद अब अपना अगला टॉपिक आता है कार्ब एनायन। चलिए आइए देखिए, ये देखिए कार्ब एनायन, ये रहा आपके सामने। इस कार्ब एनायन के पास आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। मींस हम लोग बात करेंगे कार्ब एनायन की, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, कार्ब एनायन। तो टोटल 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। अच्छा, बनता कैसे आओ देखते हैं। सपोज करिए हमने लिया है RMgX, RMgX, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन का बॉन्ड मेटल के साथ है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऐसे और भी पढ़ेंगे, गिलमन्स रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बहुत सारे ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे 12th में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पर बहुत सारे आएंगे हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक, तो हम क्या कह रहे थे कि जब कार्बन मेटल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कार्बन के ऊपर और हमको मिलेगा कार्ब एनायन। क्या मिलेगा? कार्ब एनायन। सपोज करिए हमने लिया एग्जांपल CH4, और मान लीजिए कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किसके तरफ? कार्बन की तरफ।
और जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके पास? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और किस फॉर्म में होंगे? 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। मतलब इसके पास कोई भी वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। फिर क्या करेगा? इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और पूरा का पूरा पेयर डोनेट करना चाह रहा है, इसलिए बोलेंगे लुईस बेस। लुईस बेस, पूरा का पूरा पेयर डोनेट करना चाह रहा है, लुईस बेस। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, मींस इसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास पेयर के फॉर्म में है, इसीलिए डायामैग्नेटिक इन नेचर जैसे कि कार्बोकैटायन था, और कलरलेस इन नेचर जैसे कि कार्बोकैटायन था। कार्बोकैटायन के पास टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 6, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, लेकिन इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और नेगेटिव चार्ज जब भी दिखेगा वो देना चाहेगा, और नेगेटिव चार्ज अगर देना चाहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। क्लियर? अच्छा, अब जब इसके पास हम लोग देखेंगे इसकी हाइब्रिड स्टेट, तो हाइब्रिड स्टेट में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो हो गया sp3। अच्छा, जब हम लोग देखेंगे इसका शेप कैसा आ रहा है, तो इस लोन पेयर को कवर कर लो। अब हमें क्या दिख रहा है? बॉन्ड पेयर, और किस फॉर्म में दिख रहा है? इसको बोलते हैं पिरामिडल। आप देखेंगे इस टाइप से दिखेगा आपको, ऊपर एक लोन पेयर है और 3 आपको देखेंगे, इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप। लेकिन जब sp3 होता है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आती है, और टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109.28 मिनट। लेकिन जब इसके एंगल की बात करेंगे तो इसका एंगल लेस देन 109.28 मिनट होगा। कितना होगा? लेस देन 109.28 मिनट, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, या कह लो ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। ये जो लोन पेयर थे, इस बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन डालेंगे तो इसका एंगल कम हो जाएगा, और एंगल हमारे पास जो आएगा वो लेस देन आएगा 109.28 मिनट। कितने से लेस देन? 109.28 मिनट से भी कम आएगा। क्लियर? अगर यहां पर R की जगह हम H ले लें, हम जो भी बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं मिथाइल फ्री रेडिकल की। किसकी बात कर रहे हैं? मिथाइल फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो 8 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल एंड लुईस बेस। पेयर में इलेक्ट्रॉन है, मींस डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस इन नेचर। क्लियर हुआ इन बेसिक बातों को? ठीक। अब इन बेसिक बातों के बाद हम लोग देखेंगे कि बनते कहां कहां हैं। कार्ब एनायन आपको 2 ही 3 रिएक्शन में मिलेंगे। जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, काफी इंपॉर्टेंट और ब्रॉड रिएक्शन है। तो एल्डोल और कैनिजारो, इन दोनों ही रिएक्शन में हमको कार्ब एनायन देखने को मिलता है। ठीक, अब हम देखेंगे इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे पहले हमने कहा ट्राइफिनाइल
मोस्ट स्टेबल ड्यू टू मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, उसके बाद बेंजाइलिक कंडीशन, बेंजाइलिक के बाद अलाइलिक कंडीशन, अब अलाइलिक के बाद चेंज आ जाएगा थोड़ा सा, मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इस टाइप से। तो ये हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, जो कि किताबों का डेटा है और इसको हम याद ही करके चलेंगे। ट्राइफिनाइल, बाइफिनाइल, बेंजाइलिक, अलाइलिक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस टाइप से ये हमारा होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है? अब तक हम देख रहे थे कि कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल में 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन अब 3 डिग्री कम स्टेबल हो गया। तो जब हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, तब वहां पर इसका बात होगा कि क्यों 3 डिग्री की स्टेबिलिटी अब कम हो गई, जबकि कार्बोकैटायन में 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन कार्ब एनायन में स्टेबिलिटी कम हुई। तो इसका रीजन हम इंडक्टिव में बात करेंगे अगले लेक्चर में। चलिए, तो ये था हमारा ओवरऑल बात पूरा कार्ब एनायन की। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसको हम लोग बोलेंगे कार्बीन्स। चलिए, अब हमारे पास आ रहा है कार्बीन्स। तो कार्बीन्स की हम लोग जब बात करेंगे तो कार्बीन्स के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अच्छा, अब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होता क्या है कि इनके पास दो बॉन्ड पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर। इनके पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इनके पास? 6। अच्छा, अब दो बॉन्ड पेयर होते हैं। अब हो सकता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर हो, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर हो, या इन द फॉर्म ऑफ अनपेयर हो, या तो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर हो या तो इन द फॉर्म ऑफ अनपेयर हो। अब इसी के बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया 2 टाइप से, एक सिंगलेट कार्बीन और एक ट्रिपलेट कार्बीन। अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं, जो सिंगलेट कार्बीन आपका होता है, इस सिंगलेट कार्बीन में इसके पास 2 बॉन्ड पेयर देख रहे होंगे आप, और प्लस इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके सिंगल ऑर्बिटल में मौजूद हैं। और इस सिंगल ऑर्बिटल में होने की वजह से ये हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता है। मतलब जब हम लोग बात करेंगे हंट्स रूल की, तो ये हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता है। और जब हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है हॉट मिथाइलिन। इसको नाम दिया गया है हॉट मिथाइलिन। क्यों? क्योंकि हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता। रूल कहता है कि सारे ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करूं, जबकि हमने देखा कि सिंगलेट में दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके एक ही ऑर्बिटल में फिल हो गए हैं। इसी वजह से इसको हमने हॉट मिथाइलिन कहा। हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता है। हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता है। जबकि आपका जो ट्रिपलेट कार्बीन है, इस ट्रिपलेट कार्बीन में आप देख रहे होंगे 2 बॉन्ड पेयर हैं और प्लस दोनों ही ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मींस इसने हंट्स रूल को फॉलो किया है। इसने हंट्स रूल को फॉलो किया है और इसलिए इसका नाम पड़ेगा हमारा कोल्ड मिथाइलिन। इस टाइप से रूल को फॉलो नहीं किया तो नाम पड़ गया हॉट मिथाइलिन। बोथ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल ऑर्बिटल अगेंस्ट हंट्स रूल इन सिंगलेट कार्बीन। और
जब सिंगलेट कार्बन की बात करेंगे तो इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में है, यानी कि इसके पास 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इसी वजह से इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में होते हैं, और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे डाया मैग्नेटिक, कलरलेस। जबकि ट्रिपलेट की बात करोगे तो उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमारा बन जाता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और कलरफुल होता है, कलर देता है। जबकि वो पेयर होने की वजह से डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस होता है हमारा। ठीक, अब सिंगलेट को सिंगलेट क्यों कहा गया और इसको ट्रिपलेट क्यों कहा गया है, आइए देखते हैं, समझिए। हम लोग निकालेंगे इसकी स्पिन स्टेट, इसकी निकालेंगे स्पिन स्टेट। तो जब स्पिन स्टेट निकालेंगे, फॉर्मूला देखें, स्पिन स्टेट समेशन ऑफ टू एस प्लस 1, एस मतलब स्पिन स्टेट। अब हम लोग बात करेंगे अब सिंगलेट की और ट्रिपलेट की। तो ट्रिपलेट में अगर हम देखेंगे ट्रिपलेट में तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है, और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है मींस दोनों ही प्लस हाफ होंगे, और अगर दोनों ही प्लस हाफ होंगे तो प्लस हाफ प्लस 1, ऐसा देखो इसमें लिखेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लस हाफ ये देखिए, प्लस हाफ 1, 2 into 1 1 एंड प्लस 1, तो टोटल इसका स्पिन स्टेट आया हमारा 3, और इसी वजह से इसको नाम दिया गया ट्रिपलेट कार्बीन। और जब हम लोग बात करेंगे सिंगलेट की, तो सिंगलेट में देखोगे आप तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही साथ हैं, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होंगे, एक प्लस हाफ तो दूसरा माइनस हाफ होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये बनेगा हमारा स्पिन स्टेट समेशन, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। जब बात करेंगे इसकी तो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1, इस टाइप से। तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, बचेगा 1। तो इस स्पिन स्टेट के 3 और 1 होने की वजह से इनको नाम दिया गया सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो सिंगलेट में आंसर कितना बना हमारा 1, और कितना बना ट्रिपलेट में 3। इसी वजह से इनको नाम दिया गया सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन्स। अच्छा, जब हम लोग देखेंगे तो ट्रिपलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी सिंगलेट से ज्यादा पाई गई, क्योंकि इसका जो देखा गया जब शेप, तो इसका लीनियर शेप मिला, हमें लीनियर मिला ऐसे। ऐसे, और लीनियर में एंगल होता है 180 का, एंगल होता है 180 का, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी हमें ज्यादा मिली इन कंपैरिजन टू सिंगलेट। तो ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सिंगलेट कार्बीन। तो ये ओवरऑल हमने डिस्कशन किया अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट का, जिसमें हम लोग जिक्र किए फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड कार्बीन्स का। और अगला लेक्चर हमारा जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का पहला लेक्चर होगा हमारा। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।